परफेक्ट स्क्वायर्स लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन को दे रखा है एक इंटीजर n, अपन को निकालने हैं नंबर्स जो कि सम अप करे n को। अब वो नंबर्स की होनी चाहिए कंडीशन। अपन एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर अपन को नंबर 12 दे के रखा है, इनने नंबर अपन को दे रखा है लेट्स से 12। ऑलराइट, लेट्स जस्ट टेक इट ब्लू एंड नंबर लेट्स से इनने दे के रखा है 12। तो अपन को टोटल नंबर्स निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर है जिनका सम होता है 12। ऑल्सो ये तीनों के तीनों नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर इट मीन्स कि किसी नंबर के स्क्वायर है, ये तीनों के तीनों 2 के स्क्वायर है। सिमिलरली एक एग्जांपल है 13 का। तो 13 के केस में इनने 9 + 4 करा है। तो 4 जैसे 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है एंड दोनों का सम आ रहा है 13। तो ये है। अब अपन को ये मिनिमाइज करना है। तो जैसे इस केस में इस कम से कम अपन 3 चीज़ें ही लेंगे। अगर मैक्सिमाइज करना होता तो अपन सबको 1 ही ले लेते, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो उस केस में इसका आंसर 12 हो जाता है और वो काफ़ी ईजी हो जाता। मिनिमाइज करने के केस में ये हो रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अपन को मिनिमाइज करना है इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ें अपन को समझ आ गई है। अपन को इसके कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, है ना। अपन को हमेशा कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी n की पावर है 10 टू द पावर 4। बस इसका ध्यान रख के अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और बार, परफेक्ट स्क्वायर का सम निकालना है अपन को। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, बस वो ऐसा, या तो फिर उसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए। सो अब अपन समझते हैं। तो सॉल्यूशन जाने से पहले सबसे पहले अपन एक बात करते हैं, वो है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को इन सब नंबर्स का निकालना है कि इन सब का आंसर क्या होगा। इन सब के अंदर मिनिमम नंबर्स क्या लगेंगे जो सम अप करें टू गेट लेट्स से 7 या 1 या कुछ भी नंबर हो। तो देखो 1 के अंदर तो अपन डायरेक्टली 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर 2 टर्म्स हो गई। 3 के अंदर 3 टर्म्स हो जाएगी, 1 + 1 + 1। 4 के अंदर 4 एक खुद परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो नंबर खुद का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है उस केस में अपन 1 कर देते हैं, और वो एक स्पेशल केस होता है। जैसे कि 1 है एंड 4 है, तो ये स्पेशल केसेस है। एंड 9 है एंड आगे और भी आते जाएंगे, ठीक है। चलो ये चीज़ तो अपन को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसका आंसर हो जाता 1। 5 का आंसर क्या होता? 5 का आंसर होता 2। अब 2 कैसे? अपन ने एक लिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर करके अपन को आंसर निकालना है। तो अब अपन पता करते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं कोई से भी ith नंबर पे जाऊं और अगर मैं उसका निकालने जाऊं, तो लेट्स से कि अगर मैं आ गया हूँ 12 पे, और अब आप बोल रहे हो कि 12 का आंसर क्या होगा ये मुझे निकाल के दो, है ना। 12 ऐसे कितने नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर का इसके अंदर है, मतलब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कितने नंबर्स लग रहे हैं जिनका एडिशन 12 ला के दे रहा है। तो उसके लिए सबसे इजी काम ये होगा जो अपन ने यहाँ कर रखा है। लेट्स से कि 14 है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 14, ठीक है। तो 14 में एक टर्म, सबसे पहली टर्म अपन अज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर है। तो अब अपना बचा है कि 13 के लिए कितने नंबर्स हो सकते हैं जो अपन को नंबर 13 फॉर्म करके दे। इसका मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर प्लस 13। अब 13 के अंदर कितनी भी टर्म्स आ सकती है फॉर्म करने के लिए, है ना। तो ये एक टर्म हो गई, और यहाँ से अपन को जितनी टर्म्स मिलेगी लेट्स से ये हो गई x1, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर अभी के लिए अपन अज्यूम करते हैं 1 + x1। सिमिलरली अपन अज्यूम करते हैं, मतलब अपन से टेस्ट कर रहे हैं अभी कि यार 1 स्क्वायर अगर अपन एक टर्म 1 स्क्वायर लें, या अपन एक टर्म 2 स्क्वायर लें, 3 स्क्वायर लें या 4 स्क्वायर लें, तो क्या चीज़ अपने लिए प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। अपन समझते चलते हैं। तो जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 14 के केस में अगर अपन एक टर्म 2 स्क्वायर ले, तो 4 + f(10) निकालना है अपन को। 4 + f(10). f(10) का मतलब क्या है? अपन एक तरीके से इसको रिकर्शन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टर्म तो मैंने 4 ले ली है, अब बची हुई टर्म्स ना मुझे f(10) ला के दे देगा। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी एक टर्म प्लस जो इसने टर्म x2 रिटर्न करी है वो। तो ये हो जाता 1 + x2, ऐसा 1 + x2 हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 + x3 हो जाता। f(5) कर दिया है अब, क्योंकि अपन ने एक टर्म लिए 3 स्क्वायर और f(5) को कॉल कर दिया है। अगर अपन 4 स्क्वायर पे जाते तो ये केस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 14 - 16 हो गया है।
तो इसलिए अगर अपन ये काम लूप के अंदर कर रहे हैं तो अपन ने लूप यहीं के यहीं रोक दी है। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें थी जो अपन को समझ में आ गई है एंड इससे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि हर जगह पे अपन को करना पड़ रहा है f(13) कॉल करना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अपन इसको ना ऊपर समझते हैं। तो बेसिकली हर किसी के अंदर ना अपन को लूप्स चलानी पड़ेगी। इसको अपन ड्राई रन करेंगे थोड़ी देर में। तो एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले इसको थोड़ा सा ड्राई रन ही करते हैं। ड्राई रन इसका काफ़ी लंबा जाएगा, है ना। तो लेट्स से देखो 0 का आंसर 0 फिक्स्ड है, 1 का आंसर 1 फिक्स्ड है। जैसे ही अपन 2 पे आए, 2 में अपन ने क्या किया, 2 में अपन ने सिमिलर कॉल किए 1 स्क्वायर प्लस f(1), है ना। देखो ये नम एक 1 हो गया यहाँ पे, है ना। 2 का अपन को देखो सम का ध्यान रखना। अगर अपन वापस से यहाँ पे जाए तो ये एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये कितना है, 2 स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर अपना आ रहा है 4, और मैंने अंदर कितनी भेजी है 10, तो 4 + 10 14 होता है। इसका सम होता है ये 14 इधर आ रहा है, तो 4 + 10 या 2 स्क्वायर + 10 = 14। दैट्स वाई मैंने ऐसा लिखा है 2 स्क्वायर + f(10). सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखो तो 3 स्क्वायर होता है 9, 9 + 5 14, ऐसा। तो इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना है कि यार अपन ने थोड़ा सा सम इधर ले लिया है, बचा हुआ सम के अंदर कितनी टर्म्स आ रही है वो अपन को ये फंक्शन कॉल ला के देगा, ऐसा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब तो देखो अपन ने क्या किया है, हर एक फंक्शन कॉल के अंदर, तो देखो जैसे कि f(n) एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन कॉल है, इसके अंदर अपन हमेशा एक लूप चलाएंगे। अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मोटे तौर पे ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। तो अपन हर बार क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल लेते हैं एंड जैसे ही फंक्शन कॉल के अंदर आते हैं तो अपन एक लूप चलाते हैं। अभी लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप कुछ और फंक्शन कॉल्स करेगा। f(n-1) स्क्वायर करेगा, f(n-2) स्क्वायर करेगा, f(n-3) स्क्वायर करेगा, एंड सो ऑन। ये कब रुकेगा, ये तब रुकेगा जब आई स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर से ज़्यादा ही इक्वल हो जाएगी। तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर से ज़्यादा या इक्वल होगी, इसका मतलब है कि अगर अपन ये टोटल टर्म्स निकालने जाए तो अपन दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये i है ना। तो i = √n। तो अपन को यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि टोटल ऑफ √n टर्म्स है इस लूप के अंदर, जब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज़ होगी कि ये भी ना सेम फंक्शन को कॉल करेगा जिसके अंदर √n कॉल्स हो रही है। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो पहले नोड ने क्या करा है, √n कॉल्स करे, पहले नोड ने √n कॉल्स करे, एंड ये नीचे तक जाते जाएगा। तो आप देखोगे ना इसकी हाइट सम अराउंड √n आ जाएगी। जो अपनी ट्री है उसकी हाइट, जो अपना रिकर्शन कॉल का ट्री बन रहा है, रिकर्शन ट्री बन रहा है, उसकी हाइट सम अराउंड √n आ जाएगी। अपन बहुत सारे कॉल्स बना रहे हैं अभी। ऑल्सो अपने हर एक पर्टिकुलर वीकेंड से हर एक पर्टिकुलर लेवल पे हर एक पर्टिकुलर नोड जो है वो ऑन एन एवरेज √n कॉल्स कर रहा है। तो बेसिकली जब भी अपन ट्री कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्शन ट्री कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, वो अपन निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉल्स बाय ईच नोड, जो कि है √n टू द पावर हाइट, जो कि अगेन है √n। अगर अपन बात करें n की मैक्सिमम वैल्यू की, वो है 10 टू द पावर 4 टू द पावर 10 टू द पावर 4 का रूट ऑफ रूट, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर टू द पावर 10 स्क्वायर। सम अराउंड इसी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी, एंड जो कि बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली इससे बहुत कम ही आएगी क्योंकि नीचे जाके ट्री पतला भी होते जाएगा, बट ऑन एन एवरेज दिस इज़ अ वेरी वर्स्ट अप्रोच इन टर्म्स ऑफ रिकर्शन या इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे रिकर्सिव कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अपने इस केस के अंदर। ऑल्सो एक और चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड, वो है कि log टू द बेस 10 n, ये सबसे कम होता है, इससे कम ऑब्वियसली बिग ऑफ 1 ही होता है, इससे ज़्यादा होता है log टू द बेस 2, इससे ज़्यादा होता है √n, इससे ज़्यादा होता है n, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि जो √n है वो log से ज़्यादा ही होता है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए दिस इज़ काइंड ऑफ नॉट दैट गुड अप्रोच। अगर आप अभी भी इसको log n के टर्म्स में ले रहे हो या इसको अज्यूम करते हो कि √n जो है वो तो log n जैसा ही होता है, नहीं, √n ज़्यादा होता है, log n से बहुत ज़्यादा होता है। चलो ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गई। अब अपन को ये भी समझ आ गया अपन को रिकर्शन के अंदर कॉल क्या करना है ना। रिकर्शन के अंदर अपन को कैसे निकालना है, आपको कितना भी डिफिकल्ट लग रहा हो, देखो ये कितना ईजी है, रिकर्शन ऑटोमेटिकली अपन को ला के देगा। अपन इसको धीरे धीरे करके अपन ड्राई रन करके समझेंगे। अपन सबसे पहले देखते हैं इसको अपन डीपी के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
देखो डीपी के अंदर सॉल्व करना बहुत इसको ईजी है। अपन को क्या करना है, सिंपली जब भी ये कॉल्स हो रहे ना, यहाँ पे अगर वो चीज़ पहले से स्टोर्ड होगी तो वो डीपी बन जाएगा, रिकर्शन का डीपी बन जाएगा। सिंपल एज दैट। नहीं आ रहा है तो कोड से आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि अपन करना क्या चाह रहे हैं एट द एंड। सबसे पहले अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आई गेस नंबर ऑफ टर्म्स तो अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ टर्म्स √n ही है। इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने निकाली √n⁻√n, ये है रिकर्शन की अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं। अब अगर अपन जाए कोड पे एंड अपन सबसे पहले डीपी वाले केस को देखें, सीधे सिंपली अपन डीपी लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं बाहर यहीं पे एक डीपी बना रहा हूँ, है ना, वेक्टर ऑफ इंट डीपी। इसको अपन साइज दे देते हैं 1000, बेसिकली 10⁴ है ना, तो अपन एक साइज ज़्यादा दे रहे हैं, 10⁴ + 1 साइज दे देते हैं। सबको इनिशलाइज कर देते हैं इंट मैक्स से। इंट मैक्स से क्यों इनिशलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपन को ना इनने बोल रखा है वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर, मतलब अपन को मिनिमम निकालना है। हर मिनिमम के केस के अंदर अपन डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इंट मैक्सिमम से इनिशलाइज करते हैं। ये काम हो गया। अपन एक नया फंक्शन बना देंगे इनिशियलाइज या इनिट करके, ENIT इनिट करके एक फंक्शन बना देंगे जो सिर्फ इनिट कर देगा या इनिशलाइज कर देगा अपनी डीपी को। इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। सिंपल इज दैट। देखो डीपी के जो 0 टर्म होगी उसकी वैल्यू 0 ही होगी, डीपी की जो 1th टर्म होगी उसकी वैल्यू 1 होगी। ये है बेस केस। इसका मतलब क्या है कि यार देखो 0 तो कभी हो नहीं सकता, बट कभी 0 है तो 0 आने के लिए तो एक भी टर्म नहीं लग रही है अपन को, टोटल सम 0 आने के लिए अपन को एक भी टर्म नहीं लग रही, तो इस केस में 0। एक सम आने में अपन को एक टर्म लगेगी, तो इसका आंसर है 1। अब अगर अपन आगे की बातें कर रहे हैं, आगे की बातें कैसे, जैसे फॉर इंट i = 2 i शुड बी लेस देन 1000 100 10⁴ + 1 कॉमा ++ आए। अपन इन चीज़ों की वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं कि इन पे डीपी के अंदर क्या वैल्यू आएगी। चलो ठीक है, ये चीज़ अपन को समझ आ गई। उसके बाद में अपन ने, अगर अपन यहाँ पे जाए तो अपन कैसे निकाल रहे थे, पहले अपन ने 1² के लिए टेस्ट किया, फिर 2² के लिए टेस्ट किया, फिर 3² के लिए, 4² के लिए, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये अपन करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस अपन ऐसी कंडीशन को मैट नहीं कर जाए। यहाँ पे कंडीशन लिख रखी थी अपन ने कि इफ़ i² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, अपन को रोक देना है अपनी लूप को, है ना। i², वैसे n के इक्वल तो कभी होगा नहीं। ऑल्सो अपन को एक और केस का ध्यान रखना है, वो है परफेक्ट स्क्वायर का। जैसे अगर अपन बात करें 4 की, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि वो खुद को ही ऐड करेगा ना खुद में किसी भी चीज़। वो उस केस में क्या कर सकते हैं अपन, वी कैन डायरेक्टली से कि 0 + खुद में ऐड कर दो मेरे को। 0 का आंसर तो 0 था, खुद का आंसर 1 है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, ऐसा। एंड लॉजिकल भी है ये चीज़ कि यार 4 का आंसर 1 होना चाहिए, 9 का आंसर 1 होना चाहिए, ऐसा। और राइट, ये चीज़ें अपन को आगे ये समझ में। सबसे पहले अपन हमेशा एक बेस केस लिख देते हैं, और बेस केस के लिए, बेस केस क्या है अपना, बेस केस ये जिससे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से अपन वो निकालने के लिए कि अगर जो मेरी आई की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। देखो एक और चीज़, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, अपन डीपी को लिख रहे हैं, डीपी अपन इसलिए लिख रहे हैं, वी वांट टू फाइंड एवरी पॉसिबल, हर पॉसिबल नंबर का आंसर निकालना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड एवरी पॉसिबल आंसर फॉर ऑल द नंबर्स। हर नंबर का अपन आंसर निकालना चाहते हैं और वो अपन डीपी में स्टोर करना चाहते हैं, सिंपल एज दैट। तो वो अपन को वैल्यू कुछ भी दे दे, अपनी डीपी तो सारे नंबर्स के लिए बनी हुई है। अब वो अपन को वैल्यू कुछ भी दे दे, अपन ने इनिट करके अपने डीपी को सब नंबर्स के लिए बना दिया। सीधे अपन डीपी को, जो भी डीपी की पर्टिकुलर वैल्यू है वो रिटर्न कर दे, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो अगर आई जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो अपन को कैसे पता चलेगा, अपन एक SQ करके एक स्क्वायर रूट स्टोर कर लेते हैं, SQRT ऑफ आई। इस केस में क्या होगा, अगर स्क्वायर रूट आता है अपना डबल वैल्यू, अगर लेट्स से अगर आता है अपना 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 4 पॉइंट समथिंग आया है, तो वो इंटीजर के अंदर स्टोर सिर्फ 4 ही होगा, इंटीजर के अंदर स्टोर सिर्फ 4 ही होगा। और यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे SQ टाइम्स SQ क्या ये इक्वल्स टू आई है, तो अपन को साफ साफ पता चल जाएगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे डेटा लॉस हुआ है, यहाँ पे अपन ने ये डेसिमल के आगे की प्लेस हटा दी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आई के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। बट अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे अपन को डायरेक्टली या तो 2 मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा, एंड यहाँ पे देखो डेटा लॉस 0 हो जाएगा, ऐसा। दोनों के केसेस अलग अलग है, जिस केस में डेटा लॉस नहीं होगा उस केस में अपना परफेक्ट स्क्वायर ही है। अब इसको प्रोग्रामिंग टेक्निकली समझना चाहते हैं, इसलिए अपन इसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को अपन एक इंटीजर में स्टोर करके अपन ने उसके सारे पॉइंट के आगे की वैल्यूज हटा दी, क्लियर कर दी।
अब अपन ने चेक किया है, अगर ये कंडीशन मैट करती है मतलब कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। और अब अपन को क्या करना है, अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, डी ऑफ आई इक्वल्स टू 1, सिंपल एज दैट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अपन ने कर दिया है कंटिन्यू। अब नीचे आए इसका मतलब है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अपन को क्या करना है, अपन को 1 से लेकर आई तक, अपन को आई या लेट्स से कुछ एक पर्टिकुलर नंबर तक अपन को 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके एक नंबर की लूप चलानी है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके अपन को लूप चलानी है, सिंपल एज दैट। तो अपन एक नंबर वेरिएबल ले लेते हैं j इक्वल्स टू 1 और एक इंट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है कि j टाइम्स j या जो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो अपन प्रोडक्ट के अंदर स्टोर करके रखेंगे। तो जैसे कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू j टाइम्स j हो गया। ये केस में तो 1 ही होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की वैल्यू 1 टाइम्स 1 ही होता है, बट प्रोडक्ट के अंदर अपन ये स्टोर करके रखेंगे, सिंपल इज दैट। अपन गए आगे, अपन ने चलाई एक लूप। अब यहाँ पे चलाएंगे अपन वाइल लूप। वाइल प्रोडक्ट इज लेस देन आई, ठीक है, लेस देन आई। अपन ने यहाँ पे देखा था ना कि यहाँ पे देखो 16 जो था वो जैसे ग्रेटर देन, वो अपन को लूप तोड़नी थी। यहाँ पे जो 9 है, जो प्रोडक्ट है, जो स्क्वायर है, वो लेस देन 14 है, तो अपन को अपना काम चल जाएगा। सिमिलरली अपन को यहाँ पे भी सेम चीज़ का ख्याल रखना है। जब तक प्रोडक्ट लेस है, जब तक लूप चलाओ, लूप के अंदर आओ, अंदर आने से सबसे पहले अपन को क्या करना है, डी ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ आई कॉमा। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, नंबर माइनस प्रोडक्ट, नंबर माइनस प्रोडक्ट, हर जगह नंबर माइनस प्रोडक्ट, नंबर माइनस प्रोडक्ट। यहाँ पे भी नंबर माइनस प्रोडक्ट, ये तो पॉसिबल था नहीं। यहाँ पे भी अपन को सेम चीज़ करनी है, वो है आई माइनस नंबर, क्या है अपना आई है, आई माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज नथिंग बट स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो सकता है, 2 स्क्वायर हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया है ये ऑल्सो। इसके बाद में अपन को इन दोनों को बढ़ाना है। वो कैसे, j को प्लस प्लस कर दिया अपन ने, पहले 1 स्क्वायर के लिए टेस्ट किया है तो अपन को 2 स्क्वायर के लिए टेस्ट करना है, 3 स्क्वायर के लिए टेस्ट करना है, एंड सो ऑन। ये किया, इसके बाद में अपन ने प्रोडक्ट को भी अपडेट कर दिया, प्रोडक्ट इक्वल्स टू j टाइम्स j। ये काम भी हो गया। इसके बाद में ये लूप का काम हो गया है। अपन ने सब चीज़ें देख ली है पूरे के, आपको सब चीज़ों को इनिशियलाइज कर दिया है। इफ़ यू वांट वी कैन टेस्ट इट आउट। अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे इनिट कर देते हैं अपने फंक्शन को। ये अपन ने अपने फंक्शन को इनिट कर दिया है, पूरी की पूरी डीपी कॉल हो गई है। एट द एंड अपन कर देते हैं सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ एन, जो भी एन है वो। ट्राई करके देखते हैं, ऐसा हो सकता है अपन ने कुछ चीज़ मिस कर दी हो अभी। ऑलराइट, अपन ने डेफिनेटली मिस कर दिए, ठीक है। तो इसके अंदर अपन वेक्टर ऐसे बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट। ओके, और गलतियां करी अपन ने, आई शुड बी लेस देन 1001 के आदमी को लगा दिया कॉमा, अपन को लगाना था सेमी कॉलन, छोटा सा टाइपो है। ओके, एक केस के लिए अपना गलत आंसर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, डी ऑफ आई कॉमा आई प्लस 1, वो गलत इसलिए आ रहा है जो कि काफ़ी नॉमिनल है। अपन ने जो भी वैल्यू निकाली है वो डीपी के अंदर ही अपन ने कर तो दी है स्टोर। डी ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी होगी अपन ने, ठीक है। 0 और 1 से अपन ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। 1000 के लिए सही आ रही है, और 8000 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स वाई। 13 के लिए सही नहीं आ रही है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, वाइल प्रोडक्ट इज लेस देन आई, वेट अ सेकेंड, वाइल प्रोडक्ट इज लेस देन आई, हाँ ये तो सही है एकदम, वाइल प्रोडक्ट इज लेस देन आई। अपन एक एक बार समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने जो फॉर लूप है वो 2 से लेकर 1001 तक चलाई है, जो कि एकदम सही है। अपन ने यहाँ पे निकाल लिया स्क्वायर रूट, और अपन को जैसे ही एक परफेक्ट स्क्वायर रूट मिला है, ये जैसे कि स्क्वायर रूट टाइम स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट मिला है, अपन ने उसको डी ऑफ आई के अंदर स्टोर करके 1 स्टोर करके कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद में अपन ने एक वेरिएबल j बनाया, प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है, अपन ने लूप भी सही चलाई है। अंदर आते से ही अपन ने डी ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डी ऑफ आई कॉमा आई माइनस प्रोडक्ट। ओके, ये चीज़ गलत लिखी है अपन ने, ये होनी चाहिए डी ऑफ आई माइनस प्रोडक्ट, डी ऑफ आई माइनस प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखो 2 स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 14 माइनस ये क्या था, ऑल्सो इसके साथ में अपन को 1 भी प्लस करना है। 1 क्यों, 1 एक खुद की टर्म, 1 एक खुद की टर्म, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि यार 2 स्क्वायर के साथ ये जितने टर्म्स मुझे लाके थे मुझे वो रिटर्न करनी है ना,
तो दैट्स वाई एक प्लस वन भी होना चाहिए अपना। तो वन प्लस ये, एक बार रन करके देखते हैं। अब अपन ने कुछ भी कंडीशन मिस नहीं करी है, ठीक है, अब एकदम परफेक्टली चल रहा है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया मैंने यहाँ पे वन प्लस क्यों लिखा है। वन इसलिए लिखा है कि अपन क्या सोच रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि यार मेरे को बस पहली टर्म निकालनी है, आगे की जितनी भी टर्म है वो मुझे डीपी ला के देगा ऐसा। तो यहाँ पे मैंने पहली टर्म निकाली है, वो होगी जे टाइम्स जे, कुछ भी हो सकता है, कोई से ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये एक टर्म है जे का परफेक्ट स्क्वायर, उसके आगे जितना भी टोटल सम बच रहा है मेरा सम कितना बचेगा, मेरा सम बचेगा आई माइनस प्रोडक्ट, आई माइनस जे टाइम्स जे, ये मेरा बचा हुआ सम बचेगा, आई माइनस द परफेक्ट स्क्वायर, ये मेरा बचा हुआ सम बच रहा है, और ये मुझे डीपी ला के देगा। ये अपन ने किया है, और अपन ने क्या किया, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स अपने पास हो रहे थे, लेट्स से 30 है तो 30 से पहले जितने परफेक्ट स्क्वायर्स थे उनको अपन ने एक एक बार फर्स्ट टर्म लग के देख लिया, और उसके साथ अपन ने आंसर निकाल लिया। तो जितने भी आ रहे हैं उस सब में से अपन ने यहाँ पे मिनिमम स्टोर कर लिया है। एट द एंड अपन सिर्फ ये रिटर्न कर रहे हैं। अभी अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना काफ़ी ज़्यादा आ रही है, या मेरा टाइम रन होने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। देखो इट्स लाइक 800 ms, कभी इससे ज़्यादा भी आता है, कभी इससे कम भी आता है, इट डजेंट मैटर। बट अभी दिस इज़ अ सोल्यूशन, ये अपना आंसर एकदम कम परफेक्टली फाइन है। इसको अपन और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक सिंपल सी स्टेप से। देखो इन जनरल में कोई से भी कोडिंग कंपाइलर की बात करूँ जो टेस्ट केसेस रन करता है, तो वो क्या करता है, जो भी क्लास सोल्यूशन है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी है वो हर बार हर टेस्ट केस के लिए उन चीज़ों को करेगा एग्जीक्यूट, है ना, हर टेस्ट केस के लिए उनको करेगा एग्जीक्यूट। तो उससे क्या होगा, अपनी डीपी बार बार इनिशियलाइज होगी। अब देखो मेरे पास टोटल लेट्स से 500 टेस्ट केसेस है, तो मैं 500 बार ये वाली लूप को क्यों चलाऊं, डीपी तो अपनी एक बार जो है ये कांस्टेंट रह सकती है ना, हर टेस्ट केस के लिए अपना आंसर तो कांस्टेंट रहेगा। तो अपन इसको अगर ग्लोबल वेरिएबल बना दे, अपन ग्लोबल वेरिएबल बना ले, और अपन ये मेक श्योर करें कि इनिट सिर्फ एक ही बार कॉल हो, जो ये इनिट फंक्शन है, जो इनिट फंक्शन है वो एक ही बार कॉल हो। और ये अपन कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, इफ, है ना, इफ डीपी ऑफ लेट्स से 0 इज इक्वल्स टू इंट मैक्स। इसका मतलब क्या है कि अभी तक इनिट फंक्शन कॉल हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने आके अंदर डीपी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 बना दिया है ना। अगर अपन ये चीज़ करेंगे तो मेरी गारंटी है कि अपना इनिट फंक्शन जो है वो हर टेस्ट केस में एक ही बार कॉल हो रहा होगा। देखना अभी अपन सबमिट करेंगे तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कम। अपन ने अभी भी मेक श्योर किया यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन लिख के कि अपना इनिट फंक्शन एक ही बार कॉल हो। मेरा आ रहा है 0 ms, तो लाइक दिस इज़ वेरी फास्ट। अपन ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि मेरा 0 ms है, बट ऐसे फर्स्ट टेस्ट केस के लिए मेरा ये फंक्शन चलेगा, उसके बाद में नहीं चलेगा। देखो 0 ms, लाइक आप देख सकते हो डिफरेंस, 0 ms से 800 ms हर टेस्ट केस के लिए कॉल करने से अच्छा अपन ने सिर्फ एक ही बार कॉल किया है इसको। एक और चीज़, आप पूछोगे कि यार मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि ये फंक्शन एक ही बार कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है ना, आप मुझ पे कैसे ट्रस्ट कर लो। उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देते हैं, सी आउट एन अभी के लिए, और अपन रन करके देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पहले टेस्ट केस के लिए ही आना चाहिए सी आउट इन, सेकेंड और थर्ड के लिए देखो सी आउट इन आ ही नहीं रहा है। देखो एस टी डी आउट इन सिर्फ केस 1 के लिए आ रहा है, केस 2 और केस 3 के अंदर अपना कुछ एस टी डी आउट है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये जो इनिट फंक्शन है अपना, ये सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ है। सो दिस इज़ अ प्रोग्रेस, और यही है अपना सोल्यूशन। कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, यू कैन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। देखो अभी अगर अपन सिंपली यहीं से देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लूप चला रहे हैं जो कि चलेगा n टाइम्स, जो कि है 10⁴ टाइम्स। उसके अंदर ये अपन एक और लूप चला रहे हैं जो कि चलेगा √n टाइम्स। तो अभी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो आ रही है n टाइम्स √n, जो कि काफ़ी प्रोग्रेस है √n⁴ से। सो दिस इज वे लेसर देन दिस, एंड ये अपने जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर ही आ रहा है। अगर आप इसको निकालने जाए तो ये 10⁶ आएगी, क्योंकि 10⁴ टाइम्स √10⁴ होता है 10⁶। तो ये अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही है, एंड दिस इज आवर सोल्यूशन। If you have any doubt regarding this or any other question, please feel free to ask it in the comments. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो।